टू जेनित आईएएस। आइए जीएस कैप्सूल के नेक्स्ट अंक को डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपके लिए कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया हूं। राष्ट्रपति शासन लागू होने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 3 बातें हैं, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल इस दोनों के लिए 2 माह का समय दिया गया है संसदीय अनुमोदन के लिए, जबकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके समय को घटा के 2 महीने से 1 महीने कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो इसकी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 माह, वित्तीय आपातकाल भी 2 माह और राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। तीनों के आर्टिकल्स की बात कर दें तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, आर्टिकल 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन की और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, प्रधानमंत्री तथा अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 75 में मैंने कल आपको बताया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये आर्टिकल 75 कहता है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में इतनी बात आर्टिकल 75 में की गई है नियुक्ति के संदर्भ में। ठीक, अब इसके साथ साथ जो मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है, ये उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे वो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री का बहुमत है। लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री बहुमत में है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति शासन की बात किया मैंने, आर्टिकल 356 इसकी उद्घोषणा को किसी भी परवर्ती उद्घोषणा द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। यही सेम वित्तीय आपातकाल के लिए भी है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लोकसभा ही अगर अनुमोदन पारित कर दे तो उससे भी उसको लिया जा सकता है वापस, आर्टिकल 352 के तहत। आर्टिकल से ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के संबंध में संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा के कार्यकाल में जब तक उसे लोकसभा में बहुमत होगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र न देने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है। ये बात संविधान के आर्टिकल 56 में कही गई है। यहाँ कहा गया है कि पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ये भी बात आर्टिकल 56 में है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया का आधार संविधान का अतिक्रमण है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जब तक वो तब तक अपना सारा उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी। ये भी बात आर्टिकल 56 में ही कही गई है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, वो है धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को 110 से संबंधित रखा गया है संविधान के आर्टिकल 110, जिसमें कहा गया है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक के संदर्भ में सारी बातों को समझ लीजिए। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक कोई विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। धन विधेयक को पास करके लोकसभा अगर राज्यसभा को देती है तो राज्यसभा को विदिन 14 डेज उस पर अपना निर्णय देना होता है, यानी 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पास करना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर पास नहीं कर पाती है तो राज्यसभा द्वारा उसे पास मान लिया जाता है और फिर उसे आगे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है। अगर राज्यसभा उसमें कोई संशोधन करती है धन विधेयक के संदर्भ में या
उसे पास करके उसमें कोई परिवर्तन करके भेजती है लोकसभा के पास, तो लोकसभा उन परिवर्तनों को, संशोधनों को माने या ना माने, ये लोकसभा की अपनी इच्छा पर है। लोकसभा चाहे तो उन संशोधनों को स्वीकार करे या पूर्ववर्ती तरीके से जैसे उसने पास किया था उसी रूप में राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेज दे। अब अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है धन विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास में सिर्फ 3 विकल्पों में से वो 2 विकल्प यूज कर सकता है। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो स्वीकृति दे दे। दूसरा, वो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तीसरा, लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, कोई निर्णय ना करे, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता है। उसकी पूर्व जो है अनुमति से ही प्रस्तुत किया गया है, वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करता। उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो धन विधेयक को अनुमति दे दे या लंबे समय तक अपने पास रखे रहे, उस पर कोई निर्णय ना करे, यानी पॉकेट वीटो में डाल दे। तो धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियां एकदम क्लियर रखिएगा। धन विधेयक का पूरा सफ़र है। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।